बेटा अब चर्चा करते हैं जो नया चैप्टर है उसकी। तो आज जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट। अब मेरी आप बात सुनिए ध्यान से। देखो मोटा मोटा अगर हम समझें, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं और कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट शीट बनाते हैं, या कॉस्ट शीट भी ना एंट्रीज के द्वारा बनाई जा सकती है, राइट। अब दो सिस्टम होते हैं, एक तो ये होता है कि ये और ये दोनों सेपरेट है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स? कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेपरेट। अभी तक हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट्स है ना कॉस्ट शीट बना के निकाले, आज हम उसको भी जर्नल एंट्रीज के द्वारा निकालेंगे, अकाउंट्स बना के निकालेंगे। जिसका एक क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया था मैंने, अगर याद हो, कॉस्ट शीट कराते वक्त एक क्वेश्चन में हमने अकाउंट्स भी बनाए, प्रोडक्शन अकाउंट्स। तो एक सिस्टम होता है कि इन दोनों को अलग अलग बना, तो इस सिस्टम का नाम होता है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट। नाम ही बता रहे हैं ना, नॉन इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, नॉन इंटीग्रेट मतलब होता है नहीं जोड़ना। तो नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स सेपरेट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो प्रॉफिट निकलता है वो ट्रेडिंग P&L से निकलता है, और कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर जो प्रॉफिट निकलता है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स या प्रोडक्शन अकाउंट कह लीजिए, या यूं कहिए कॉस्ट शीट के द्वारा निकलता है, ऐसे कह सकते हैं। फिर दोनों प्रॉफिट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका अलग एक चैप्टर है जिसको हम वहां डील करते हैं। और एक दूसरा सिस्टम होता है, वो ये होता है कि इन दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स को आप एक साथ बना दो। तो एक साथ बनाओ तो आप मतलब क्या कर दोगे? उसको इंटीग्रेट कर दो, टुगेदर कर दो। ये दोनों कंबाइंड होके जुड़ के एक साथ बने। फिर हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही रिकॉर्ड हमको ओवरऑल प्रॉफिट भी दे देगा, कॉस्टिंग के प्रॉफिट भी दे देगा, और दोनों तरह के रिकॉर्ड्स की डिटेल भी दे देगा। उस तरह के सिस्टम का जो नाम होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। एक बार फिर बोलता हूं, इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग अलग नहीं बनाए जाते, उनको जोड़कर टुगेदर बनाया जाता है। और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में राजे कॉस्ट अकाउंट्स अलग बनते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग बनते हैं, दोनों के प्रॉफिट भी अलग अलग होते हैं। फिर उन प्रॉफिट को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई डिफरेंस किन किन कारणों की वजह से है, उन कारणों को हाईलाइट करने के लिए हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसका एक अलग चैप्टर है। क्लियर? तो पहले तो ओवरऑल सिस्टम समझ में आ गया क्या है टॉपिक का थीम। तो यहां पर मैंने यही बात बताई है, इंटीग्रेटेड के अंदर हेयर वी मेंटेन वन सेट ऑफ बुक्स फ्रॉम विच बोथ फाइनेंशियल डिटेल्स and cost details can be obtained. Non-integrated. Here we maintain separate records for financial and cost matters. Thus, at the end, we have two profit and loss statement, one as per cost records and other as per financial records. Due to this, we are required to prepare the reconciliation statement to reconcile the two profits. क्योंकि उनके प्रॉफिट्स अलग अलग। कोई डाउट? सोच के बताइए, कॉन्सेप्ट थीम समझ में आ गई? अब बेसिकली मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं कि दो सिस्टम में जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये मैंने आपके लिए एंट्री बताई कि एंट्री बड़े आराम से समझाऊंगा, आपको याद हो जाएंगी। ये वाला सिस्टम है नॉन इंटीग्रेटेड।
ये है ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नॉन इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल बुक्स अलग बनेंगी, उसमें अलग एंट्री होगी, कॉस्ट बुक्स अलग बनेंगी, उसमें अलग एंट्री होगी, और अगर इंटीग्रेटेड होगा तो एक सिंगल बुक बनेगी। जिसमें दोनों एंट्रीज आती कंबाइंड हो। कोई डाउट? समझ आ गया? सबसे पहली एंट्री होती है परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल हमने खरीदा है। फाइनेंशियल अकाउंट्स की तो पुरानी एंट्री, आप उससे पहले से जानकारी रखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स। अगर नकद खरीदा है तो टू कैश पेमेंट चली जाएगी, उधार पे खरीदा है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगे टू क्रेडिटर्स, और परचेज हमारे लिए एक्सपेंस। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कैश चला जाएगा तो टू कैश हो जाएगा। अगर उधार खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे तो टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। अब अगर आप कॉस्ट बुक्स की बात करें, कॉस्ट बुक्स में पहली बात ये समझिए, हम कोई पर्सनल और रियल अकाउंट नहीं खोलते। हमारा सारा ध्यान केंद्रित होता है एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, यानी नॉमिनल अकाउंट्स के। तो इसलिए क्रेडिटर्स, कैश, एसेट्स, लायबिलिटीज के अकाउंट नहीं खोलते। जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो परचेज नाम से उसको नहीं बोलते हैं, उसको बोल देते हैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर हर अकाउंट के साथ नाम रखा जाता है कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या कई लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी इसका नाम रख लेते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, CLC। एक्चुअली हर रियल और पर्सनल अकाउंट को हमने खोलना ही नहीं है, इसलिए उन सब अकाउंट्स को हम एक डिफरेंट अकाउंट से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा? GL। क्रेडिटर्स, कैश, बैंक, एसेट, लायबिलिटी, इन सब की जगह हम एक ही अकाउंट का नाम इस्तेमाल करेंगे। वो या तो आप कह दीजिए GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या CLC, कंट्रोल कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कई लोग एडजस्टमेंट बोल देते हैं, कई लोग कंट्रोल बोल देते हैं, दोनों शब्दावली प्रचलित है। ऐसा लगा जी? अब अगर आप इंटीग्रेटेड की बात करेंगे, इसकी इंटीग्रेटेड में हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाली एंट्रियां ही करनी है, बस GLA की जगह वो रियल और पर्सनल अकाउंट भी खुल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट तो हो गया, पर अब टू GLA नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे? टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स, क्योंकि इंटीग्रेटेड में हमने सारे अकाउंट खोलने हैं ना, और नॉन इंटीग्रेटेड में हमने केवल कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर खर्चे और इनकम से रिलेटेड हो। पहली एंट्री बेटा क्लियर होगी? श्योर? एक बार फिर कर लेते हैं। परचेज ऑफ मटेरियल, नॉन इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल बुक्स के अंदर परचेज टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स, कॉस्ट बुक्स के अंदर मटेरियल कंट्रोल टू GLA। अगर आप इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तो GLA हटेगा, एंट्री वही रहेगी कॉस्ट वाली, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स। अब जब पेमेंट टू क्रेडिटर्स होगी, फाइनेंशियल में तो आपकी चिर परिचित पहचानी एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर्स रिसीवर हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, रिसीवर हो गए, डेबिट द रिसीवर, या डेबिट रिडक्शन इन लायबिलिटी, और कैश चला जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या एसेट कम हो गई, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, कोई भी तरीके से आप समझ सकते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स टू कैश। कॉस्ट लेजर के अंदर, कॉस्ट बुक्स के अंदर कोई एंट्री नहीं। रीजन? क्योंकि क्रेडिटर्स और कैश दोनों क्या हैं? पर्सनल और रियल अकाउंट, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर हम कोई पर्सनल और रियल अकाउंट नहीं। ऐसी स्थिति में
इंटीग्रेटेड के अंदर सेम एंट्री होगी, यानी जो एंट्री केवल फाइनेंशियल में आएगी या केवल कॉस्ट में आएगी वो तो एज इट इज इंटीग्रेटेड में आ जाएगी, और जो एंट्री दोनों में आ रही होगी तो वो कॉस्ट वाली एंट्री रहेगी, बस वो जो जीएलए और वो वाला पार्ट है ना उसको हटाकर आप फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से एंट्री कर दें। कैसा लगा? अब इश्यू ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल इश्यू होगा इस प्रकार की कोई भी एंट्री हम फाइनेंशियल बुक्स में नहीं करें। लेकिन नहीं, फाइनेंशियल में नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन कॉस्टिंग में ये नहीं चलेगा। कॉस्टिंग में इसकी एंट्री होगी, प्रॉपर एंट्री होगी। हम देखेंगे मटेरियल कहां जा रहा है। आपको याद होगा मटेरियल 4 तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल 3 जगह जा सकता है, फैक्ट्री में, एडमिन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद करिए, कॉस्ट शीट मैंने आपको पढ़ाई थी, कई बार ये बात बताइए आपको मैं कि जो मटेरियल होता है वो कहां कहां जा सकता है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो 3 जगह जा सकता है, फैक्ट्री में यूज हो सकता है, एडमिन में यूज हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है जिसको मैं यहाँ डीएम बोल रहा हूं, डीएम, वो चला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो देखना पड़ेगा कहां जा रहा है। अगर फैक्ट्री में जा रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कर दो, एडमिन में जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट कर दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डेबिट कर दो। और 2 में आ जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, जहां से गया। जब मटेरियल इशू होगा तो मटेरियल कम हो जाएगा तो मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट हो गया, ये वाला अकाउंट कम हो जाएगा, एसेट है कम हो जाएगा, क्रेडिट हो गया। यही सोचो, खर्चा है कम हो रहा है तो क्रेडिट हो गया, इधर से जा रहा है ना, जिस जगह जाएगा वहां डेबिट हो जाएगा। तो जहां खर्चा दिखाना हो उसको डेबिट कर दो, जहां हटाना हो उसको क्रेडिट कर दो। अब मटेरियल से खर्चा हट के कहां जा रहा है? अपनी जगह पर। डायरेक्ट है तो कहां जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में। इनडायरेक्ट है तो कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और आज इंटीग्रेटेड में एंट्री क्या हो जाएगी? सी। कोई डाउट? अब अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा, खर्चा हो रहा है ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस में डायरेक्ट जो भी खर्चा होगा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। इनडायरेक्ट है तो देख लो कहां का, फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट हो जाएगा, एडमिन का है तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट हो जाएगा। तो मटेरियल कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल कंट्रोल से जा रहा है। मटेरियल कंट्रोल में खर्चा कम होकर बाकी जगह चला गया, तो बाकी सारे अकाउंट डेबिट हो गए। ठीक बात। पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस अब हम पे करें, फाइनेंशियल में एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंट्स की बात करेंगे तो कैश तो आएगा नहीं, और वेजेस की जगह हम क्या लिखेंगे? वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और कैश की जगह क्या आ जाएगा? टू जीएलए। पर जब हम इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तो टू जीएलए हटाकर उसकी जगह वापस टू कैश आएगा। मुझे नहीं लगता इस एंट्री में आपको कोई दिक्कत आएगी, सिंपल है। फाइनेंशियल में पेमेंट की, वेजेस खर्चा डेबिट, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर टू कैश की जगह टू जीएल, एंट्री वही है, बस रियल पर्सनल की जगह क्या खुलता है? जीएल। और इंटीग्रेटेड के अंदर जीएल नहीं खोलेगा, उसकी जगह टू कैश। अब वेजेस आप चार्ज करो, अब देखिएगा आपको और क्लियर हो जाएगा। वेजेस अब आप चार्ज करो, वेजेस चार्ज की फाइनेंशियल में तो हमने कोई एंट्री सुनी नहीं आज तक, यहां हो। अगर डायरेक्ट वेजेस है तो वो चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। सदा ध्यान रखें ना, डायरेक्ट कॉस्ट सदा कहां जाती है? वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो वो देखना पड़ेगा इनडायरेक्ट वेजेस कहां की है। अगर फैक्ट्री की है तो फैक्ट्री ओवर, ऑफिस की है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डेबिट टू वेजेस का। अब वेजेस हम चार्ज करेंगे तो वेजेस अकाउंट तो कम हो जाएगा, चार्ज हो रहा है वो तो कम हो रहा है,
अब जहां जहां वेजेस जाएंगे वहां खर्चा दिखाएंगे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वो वाले अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। चूंकि फाइनेंशियल में तो कोई एंट्री नहीं हुई, तो इंटीग्रेटेड में सेम की सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, कॉस्टिंग के अंदर और इंटीग्रेटेड के अंदर चार्जिंग की एंट्रीज भी होती है। उस प्रकार की कोई भी एंट्री हम फाइनेंशियल में नहीं करते। खर्चा दिखाना, चार्ज करना मतलब खर्चा दिखाओ, जहां का है वहां दिखाओ। डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड। ओवरहेड कौन सा है देख लीजिए, फैक्ट्री का तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में दिखाओ, एडमिन का तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल में दिखाओ, और सेलिंग का तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल में दिखाओ। हर अकाउंट के साथ कंट्रोल वर्ड लिखना अच्छा रहे, जैसे वेजेस कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। मैंने कई जगह कंट्रोल नहीं लिखा, जगह कम है, आप हर जगह कंट्रोल लिखिएगा। क्लियर? अब है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए तीन ही चीजें होती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अपन ने मटेरियल का बात कर लिया, हम लोगों ने मटेरियल की बात कर ली, हम लोगों ने लेबर की बात कर ली। अब बेटा बच्चा एक्सपेंस। अब बेटा एक्सपेंस भी दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहली बात करते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल का तो कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। तो जो एक्सपेंस होगा उसका नाम डेबिट टू कैश। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। नहीं समझ मेरी बात? स्टेशनरी है, स्टेशनरी टू कैश। रेंट है, रेंट टू कैश। वो तो मतलब हर नाम से डेबिट होता है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन इस तरह की कॉस्ट रिकॉर्ड्स में एंट्री नहीं करते, हमें इंडिविजुअल नाम से वहां कोई लेना देना नहीं होता। हम देख लेते हैं क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर इनडायरेक्ट है तो देखते हैं कि इनडायरेक्ट खर्चा है कहां का। मान लो रेंट है, इनडायरेक्ट हो गया। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, ऑफिस का रेंट है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रेंट है सेल्स डिपो का तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो जिस ओवरहेड का है तो उसको डेबिट कर दो, और डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसमें बेटा टू कैश जैसी चीज तो आएगी नहीं, क्या आ जाएगा? टू जीएल। और जब आप इंटीग्रेटेड की एंट्री करेंगे तो टू जीएल की जगह टू कैश है। कैसा लगा? अब आपने दो तीन बातें समझ ली। बोले देखो, दो तीन बातें समझो। पहली बात, वर्क इन प्रोग्रेस से जो तैयार माल होता है, जो फिनिश्ड माल होता है, फिनिश मतलब जो तैयार हो जाता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस से निकलकर फिनिश स्टॉक में चला जाता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल में चला जाता है। कौन सा माल? जो तैयार हो जाता है। जो बिक जाता है, रिपीट कर दे, वो फिनिश स्टॉक कंट्रोल से चला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कौन से वाला? सोल्ड वाला। इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में होता है इनकम्प्लीट माल। नाम ही तो है इनकम्प्लीट। फिनिश स्टॉक के अंदर जो बैलेंस होता है वो अनसोल्ड स्टॉक होता है। बेटा बिक गया तो फिनिश स्टॉक का रहेगा, हमारे पास पड़ा थोड़ी होगा। फिनिश स्टॉक मतलब क्या है? अनसोल्ड है तभी तो हमारे पास पड़ा है। नहीं मेरी बात समझ। अब मैं तुमसे कहूँ मेरी कार का शोरूम, मैंने कहा जो कार हमने कल बेच दी थी 25 कार जो हमने डिलीवरी दे दी, देखना वो कितनी खड़ी है हमारे पास। आप वो सर जो बेच दी वो खड़ी कहाँ से हुई? स्टॉक थोड़ी है हमारा, वो तो बिक गया हमारा। नहीं मेरी बात। फिनिश स्टॉक का तो मतलब क्या होता है? अनसोल्ड, जो हमारे पास पड़ा है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो वाला स्टॉक ट्रांसफर कर देते हैं जो बिक गया। पहले तो मजा आया। अब याद करो, जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं ना, वो चार्ज होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को। कॉस्ट शीट याद करो, देखो देखो, वर्क इन प्रोग्रेस प्लस माइनस से पहले फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिखाते। कब दिखाते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस के प्लस माइनस से पहले। यानी वर्क इन प्रोग्रेस में यहां तक का सारा तामझाम होता है, ये सारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट रिप्रेजेंट करता है।
यहां तक की सारी एंट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसलिए जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं वो किसको चार्ज होते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं वो चार्ज होते हैं किसको? फिनिश स्टॉक। चार्ज, चार्ज बोल लो, एब्जॉर्ब बोल लो या रिकवर बोल लो, एक ही मतलब, समझ गए? और ये किसको चार्ज होते हैं? चेक कर लो, फिनिश स्टॉक के हिसाब किताब से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं है। यानी यहां तक वाली जो चीज है ना वो फिनिश स्टॉक अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा। कौन रिप्रेजेंट करेगा? फिनिश स्टॉक। और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं कौन से? वो चार्ज होते हैं किसको? कॉस्ट ऑफ सेल्स। देख लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने से पहले चार्ज नहीं होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां पर, तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट शीट का वो हिस्सा जो फैक्ट्री कॉस्ट तक है, रिपीट, वो रिप्रेजेंट करता है वर्क इन प्रोग्रेस का। उसके बाद का हिस्सा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक है वो रिप्रेजेंट करता है फिनिश स्टॉक, और बाकी रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस से हम फिनिश गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट निकाल कर कहां भेज देते हैं? फिनिश स्टॉक। और फिनिश स्टॉक अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली कॉस्ट निकाल कर कहां भेज देते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां से आ गया, दोनों जोड़ के तो क्या बन गए? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है ये चला जाता है सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में एक तरफ सेल्स हो जाएगा, एक तरफ कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट नहीं आ जाएगा। थीम समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार ये बात समझ लो, या तो रट लो जैसा अच्छा लगे। मैंने तो बड़ा समझाया आपको, बड़ा सिंपल है, मेरे साथ आप दिमाग में उठाएं। वर्क इन प्रोग्रेस से जो माल तैयार हो जाता है उसकी फैक्ट्री कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस से निकल कर जाती है फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज होती है। फिनिश स्टॉक में जो माल बिक जाता है उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला वैल्यू फिनिश स्टॉक से निकल कर जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जुड़ के कॉस्ट ऑफ सेल्स बना देते हैं, जो चला जाता है सेल्स कंट्रोल में। सेल्स कंट्रोल में दोनों से प्रॉफिट निकला। बात समझ में आई? वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर प्राइम कॉस्ट जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड जाते हैं, यहीं तक की कॉस्ट तो क्या होती है? फैक्ट्री कॉस्ट। जो तैयार माल हो गया वो वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के कहां चला गया? फिनिश स्टॉक। आई बात समझ? तो आगे की जर्नल एंट्री इन बातों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा करी। बच्चे देख रहे हो मैं काफी मेहनत से एंट्री सिखा रहा हूं। अभी आप ये देखिए, 6 कर लिया हमने। अब चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अभी हमने चर्चा करी फैक्ट्री ओवरहेड कहां चार्ज होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। इस प्रकार की कोई एंट्री यहां नहीं। अगर वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज करेंगे, जहां चार्ज करते हैं वो डेबिट, जहां से चार्ज करते हैं वो क्रेडिट। कई बार बोल चुका हूं मैं, चार्ज कहां कर रहे हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। कहां से चार्ज कर रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड से। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट। और यही सेम एंट्री क्या हो जाएगी? इंटीग्रेटेड। मटेरियल में भी तो ये किया था, वर्क इन प्रोग्रेस टू मटेरियल कंट्रोल। वेजेस में भी तो ये किया था, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह टू वेजेस कंट्रोल। जहां जाता है वो डेबिट, जहां से जाता है वो क्रेडिट। दिक्कत क्या है? क्लियर? अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कर दी बेटे, कहां चार्ज कर दी? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब वहां से तैयार माल निकाल कर फिनिश स्टॉक में भेजे। तो ये आगे ना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फिनिश्ड। इस प्रकार की कोई एंट्री यहां नहीं है। अब इसमें आ जाएगी किसमें? कॉस्ट के अंदर फिनिश स्टॉक में जा रहा है माल, जहां जाएगा वहां डेबिट, खर्चा जहां जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। जहां से जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस से फैक्ट्री कॉस्ट तैयार माल की निकलकर कहां जा रही है? फिनिश स्टॉक। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फिनिश स्टॉक कंट्रोल टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। सेम एंट्री किधर हो जाएगी?
इंटीग्रेटेड। अब फिनिश स्टॉक के अंदर कौन से खर्चे चार्ज होंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, चार्जिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इस प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती। अब गैस करो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज करना, कहाँ चार्ज करना? फिनिश स्टॉक कंट्रोल क्या होगा? डेबिट। कहाँ से चार्ज करना? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। सेम एंट्री कहाँ हो जाएगी? इंटीग्रेटेड। अब फिनिश स्टॉक में माल तैयार वाला है, पर जो बिक गया है फिनिश स्टॉक से, उनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कहां चली जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहां जाएगी? तो अगली एंट्री होगी ना, ट्रांसफरिंग गुड्स सोल्ड। जो माल बिक गया है, तो इसमें तो कोई एंट्री नहीं होगी। कॉस्ट अकाउंट में क्या होगी? जा कहां रहा है खर्चा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। खर्चा कहां दिखाना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कहां से जा रहा है? फिनिश स्टॉक से। तो फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट। जहां भी खर्चा जाए डेबिट, जहां से जाए वो क्रेडिट। सेम एंट्री कहां हो गई? इंटीग्रेटेड। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहुंच गए, चार्ज करो क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इस प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती फाइनेंशियल। अब चार्ज करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कहां चार्ज करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो गया। कहां से चार्ज हो रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल डेबिटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बोलो। और आज सेम एंट्री कहां हो जाएगी? इंटीग्रेटेड। अब सब चीजें जुड़ गई हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। उसका जो बैलेंस है वो कहां चला जाएगा? सेल्स कंट्रोल। तो वो मैंने यहां लिखा हुआ है ट्रांसफरिंग, इधर दे दिए, आगे पीछे कर दो फर्क नहीं पड़ता, यहां दिखा। तो जो भी आपका माल बिक गया है उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कहां चली जाएगी? सेल्स कंट्रोल। तो क्या एंट्री होगी? सेल्स कंट्रोल में जा रहा है, खर्चा वहां दिखाना है, सेल्स कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं, कॉस्टिंग की हमने एंट्री पढ़ ली, यही एंट्री किसमें हो जाएगी? इंटीग्रेटेड। बस अब सेल्स करो, सेल्स की तो जानी पहचानी एंट्री है। फाइनेंशियल में क्या होती है सेल्स की एंट्री? कैश ऑब्लिक डेटर्स टू सेल्स। पर जब यही एंट्री किसमें होगी? कॉस्टिंग के अंदर। तो कैश डेटर्स तो आएगा नहीं, उसकी जगह क्या आएगा? जीएलए। परचेज से उल्टी एंट्री है, जीएलए टू सेल्स कंट्रोल। सेल्स हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट हो गई। और कैश या डेटर्स से, कैश आता है या डेटर्स बढ़ जाते हैं, एसेट बढ़ जाता है, तो वो डेबिट हो जाता है। इंटीग्रेटेड में कैश और डेटर्स तो रहेगा ही जीएलए की जगह। तो टू क्या हो जाएगा? सेल्स कंट्रोल। सेल्स कंट्रोल क्रेडिट क्यों है? क्योंकि इनकम, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अब अगर डेटर से पेमेंट आ रही है तो कैश कम्स इन, कैश डेबिट, क्रेडिट द गिवर टू डेटर्स। गिवर कौन है? डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश टू डेटर्स। इसमें कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि दोनों, एक कैश तो हो गया रियल अकाउंट और डेटर्स हो गए पर्सनल। पर्सनल और रियल तो हम कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर खोलते ही नहीं है। वहां से केवल कौन से खोलते हैं? नॉमिनल, खर्चे वाले। इसलिए इंटीग्रेटेड में सेम एंट्री हो जाएगी। अब दिमाग लगाओ, सेल्स कंट्रोल में एक तरफ तो आ गई सेल्स, एक तरफ आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। ज्यादातर केस में प्रॉफिट ही होता है। तो प्रॉफिट जो है वो कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग की। कहां चला जाएगा? तो सेल्स कंट्रोल डेबिट किया टू कॉस्टिंग पीरियड। कॉमन सेंस, अगर लॉस हो जाता तो कॉस्टिंग पी हैंडल टू सेल्स कंट्रोल हो जाता। अगर आप इंटीग्रेटेड फॉलो कर रहे हो तो फिर कॉस्टिंग पी हैंडल वर्ड का इस्तेमाल मत करना, उसकी जगह पी हैंडल वर्ड का इस्तेमाल करना। और अगर आप फाइनेंशियल बुक्स बना रहे हो तो फाइनेंशियल के अंदर तो आप वो ट्रेडिंग अकाउंट, पी हैंडल अकाउंट बना के प्रॉफिट निकाल, या तो एंट्रियों से प्रॉफिट निकाल लेते ना कॉस्ट अकाउंट्स में, वहां तो ट्रेडिंग पी हैंडल से प्रॉफिट निकाल। कैसा लगा? एक्चुअली फाइनेंशियल में क्या होता है कि सारे खर्चे, सारे इनकम ट्रेडिंग पी हैंडल में चले जाते हैं। रिपीट, सारे खर्चे, सारे इनकम ट्रेडिंग पी हैंडल में चले जाते हैं। और कॉस्टिंग में क्या होता है? वो रूट होके जाते हैं। रिपीट, पहले वो जाएंगे ओवरहेड कंट्रोल में,
ओवरहेड से जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। अभी बताया नहीं, ये देखो इधर बताया नहीं, जो भी खर्चा होगा डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, रिपीट करो। इनडायरेक्ट है तो कहां चला जाएगा, फैक्ट्री एडमिन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कहां जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में। एडमिन ओवरहेड कहां जाएंगे, फिनिश स्टॉक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहां जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। रूटीन का चक्कर इसका। और फाइनेंशियल में तो क्या होता है, धड़ाल से सारे खर्चे कहां डाल दो, ट्रेडिंग में, रूट वूट कोई नहीं। कैसा लगा? अच्छा, अब ये जो खर्चे चार्ज करने वाली एंट्रीज होती है ना, ये हम वो चार्ज करते हैं जो कस्टमर से हमें लेने चाहिए। रिपीट, कस्टमर से हमें लेने चाहिए, पर एक्चुअल खर्चे तो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक्चुअल खर्चे कम है और हमने चार्ज ज्यादा किए, रिपीट, तो उसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। नाम से पता चल रहा है ना, ओवर एब्जॉर्ब। चार्ज यानी एब्जॉर्ब क्या किया है, ज्यादा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल लेस। अंडर एब्जॉर्ब मतलब क्या हुआ, एक्चुअल ज्यादा है और चार्ज हमने कम किया। तो अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मोर है। अब दिमाग लगाओ बेटा, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन यानी एक्चुअल ज्यादा है, चार्ज कम किए, रिपीट, चार्ज कम किए तो घाटे की बात है। खर्चे ज्यादा हुए, चार्ज तो कम किए, होने कम चाहिए थे, हो गए ज्यादा, घाटा हो गया। तो इस घाटे को या तो P&L में डेबिट कर दो, कॉस्टिंग P&L में, या इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते। क्या कर देते, कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं। भाई इस साल खर्चा क्या हो गया, ज्यादा हुआ, अगले साल कम हो जाएगा तो कट जाएगा, रिपीट, कट जाएगा आपस में। तो एक तो है कि उसको कॉस्टिंग P&L में जाकर पहुंचा के खत्म करो, दूसरा क्या, उसे कैरी फॉरवर्ड करो। तो जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं, रिपीट। जैसे मान लो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है, रिपीट, तो दो एंट्रियां कर सकते हो, कॉस्टिंग P&L टू फैक्ट्री ओवरहेड, खत्म हो गए फिर वो, या फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, यानी कैरी फॉरवर्ड। इसी तरह अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब होते, कॉस्टिंग P&L टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, खत्म कर दो, या कैरी फॉरवर्ड करो। तो कैरी फॉरवर्ड का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। लेकिन इंटीग्रेटेड में तो वो P&L में ही जाते हैं, रिपीट, वो इसलिए क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट भी तो निकालना होता है इंटीग्रेटेड में। कैसा लगा, अंडर एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, राजे ओवर एब्जॉर्प्शन उसका उल्टा हो गया। एग्जैक्टली, ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, चार्ज ज्यादा किया, खर्चा कम हुआ, मतलब एक्चुअल में खर्चा कम हो रहा है जबकि हम दिखा ज्यादा रहे, तो फायदे की बात है, खर्चा एक्चुअल कम हुआ। फायदा है या तो कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, या कैरी फॉरवर्ड कर दो। मान लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब, आपने कॉस्टिंग P&L में दिखाना, तो क्या एंट्री होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू कॉस्टिंग P&L। आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सस्पेंस। कैसा, क्लियर? लेकिन इंटीग्रेटेड में तो आपको वो P&L में ही ले जाना है। मजा आया? सारी एंट्री याद करो। अब निचोड़ निकालो आप, जो भी डायरेक्ट खर्चा होगा, चाहे डायरेक्ट मटेरियल, चाहे डायरेक्ट लेबर, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस, सारा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। जो इनडायरेक्ट होगा, फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन का एडमिन ओवरहेड, सेलिंग का सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होंगे वर्क इन प्रोग्रेस को, वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के जाएगी फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक में चार्ज होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फिनिश स्टॉक से जो माल बिक गया है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड माल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश स्टॉक से निकल के जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वहां से जो टोटल बैलेंस है कॉस्ट ऑफ सेल्स का वो हो जाएगा सेल्स कंट्रोल, वहां से निकलेगा प्रॉफिट जो P&L में चला जाएगा। नहीं समझ आया? यहां प्लीज ना, इधर P&L में
लॉस की रिवर्स एंट्री हो गई। कॉस्ट शीट से भी समझा दिया आपको, सारा ये बढ़िया चार्ट बना के भी समझा दिया, पूरी क्लैरिटी हो गई। अभी ओरल टेस्ट देंगे आपको याद हो जाएगा। तो फटाफट आप इसको रिवाइज कर लीजिए, आपके पास 5 मिनट है, पूरा रिवाइज करिए यहाँ तक, फिर मैं आपको एंट्री वाइज चेक करूंगा, समझ आएगा। आइए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया जब आपने अपनी नॉलेज चेक करनी है, नॉलेज को टेस्ट करना है कि सब चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई, राइट। परचेज ऑफ मटेरियल, आपने मुझे सबकी एंट्री बतानी है, फिनेंशियल की, कॉस्टिंग की और इंटीग्रेटेड। बताइए परचेज ऑफ मटेरियल, इसमें हो जाएगा परचेज टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स, और कॉस्ट लेजर में क्या हो जाएगा बताइए। यहां वर्ड यूज करेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए के दो या सीएलसी के दो, और इंटीग्रेटेड में क्या हो जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स, राइट जी। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस, फाइनेंशियल वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉस्ट वेरी नाइस, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल, इंटीग्रेटेड, अरे वाह, वेजेस कंट्रोल डेबिट टू कैश। आगे आपको सारा यही पढ़ाया था सर, रिवाइज हो रहा है। इश्यू ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल इश्यू करते हैं, फाइनेंशियल में क्या एंट्री होगी, नो एंट्री। कॉस्टिंग के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, कौन से के लिए, डायरेक्ट मटेरियल। कंट्रोल अकाउंट डेबिट डायरेक्ट मटेरियल, और आगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट एडमिनिस्ट्रेशन का इनडायरेक्ट मटेरियल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट मटेरियल, टू वेरी नाइस, जहां से जाए मटेरियल कंट्रोल, और इंटीग्रेटेड में क्या हो जाएगी, से, राइट जी, गुड परफॉर्मेंस। चार्जिंग ऑफ वेजेस, चार्जिंग ऑफ वेजेस फाइनेंशियल नो एंट्री, और कॉस्टिंग के अंदर सेम यही वाली एंट्री हो जाएगी जो भी पीछे की हमने, बस ये मटेरियल कंट्रोल की जगह क्या हो जाएगा, वेजेस का, सेम एंट्री हो जाएगी। मैंने कहा थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाता ना, अच्छा रहता, सेम एंट्री हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल की जगह वेजेस चार्ज कर रहे हो, इसलिए वेजेस कंट्रोल आ गया। फिर से लिख के दिखाऊं या क्लियर है, सेम ही एंट्री। पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, पहले फाइनेंशियल के अंदर एक्सपेंसेस जो भी नाम है उसका डेबिट टू कैश, और कॉस्टिंग के अंदर WIP टू GL, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट है WIP भी जाए, और इंटीग्रेटेड में WIP कंट्रोल वर्ड पता ही आपको सबके साथ लगाना, कंट्रोल डेबिट टू कैश, राइट जी। पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस
फाइनेंशियल में एक्सपेंस का नाम डेबिट टू कैश, और कॉस्टिंग के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अगर फैक्ट्री के इनडायरेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अगर एडमिन के इनडायरेक्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अगर सेलिंग के इनडायरेक्ट है, डेबिट टू जीएल, और इंटीग्रेटेड में ऊपर का तो सेम रहेगा, बस टू जीएलए की जगह क्या आ जाएगा, टू कैश। यही वाली तीनों चीजें यहां आ जाएंगी, बस टू जीएलए की जगह क्या आ जाएगा, टू कैश। चलेगा ना इस तरह शॉर्ट में समझाना, सारी तो लिखवा ही दी, तो रिवीजन हो गई ना। चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कहां चार्ज होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। फाइनेंशियल में एंट्री नो एंट्री, कॉस्टिंग में एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड में सेम, डू का मतलब सेम, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज होगा, फिनिश स्टॉक को चार्ज, फाइनेंशियल में नो एंट्री, कॉस्टिंग के अंदर फिनिश स्टॉक कंट्रोल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, और इंटीग्रेटेड में यही वाली सेम है, क्लियर। सेलिंग चार्जिंग ऑफ ऑफिस ओवरहेड सेम ही तो होगी, ऑफिस कह लो एडमिन कह लो एक ही बात तो है, नहीं समझ आया, सेम ही हो गया ना वो तो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये कहां चार्ज होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइनेंशियल में नो एंट्री, कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल डेबिट टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, और इंटीग्रेटेड में यही एंट्री से। ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कहां से ट्रांसफर होते हैं, कहां से होते हैं, WIP से। फाइनेंशियल में नो एंट्री, कॉस्टिंग में फिनिश स्टॉक कंट्रोल टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, और इंटीग्रेटेड में सेम। सदा याद रखो तैयार माल जो होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश स्टॉक में जाता है। सोल्ड गुड्स कहां जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, फाइनेंशियल में नो एंट्री, कॉस्टिंग में वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल डेबिट टू फिनिश स्टॉक कंट्रोल, क्योंकि जो माल मिक जाता है वो फिनिश स्टॉक से कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाता है। इंटीग्रेटेड में सेम, सोल्ड गुड्स है वो सोल्स आ गया, उसको आप सोल्ड करो बेटा। जो फिनिश गुड्स होते हैं वो तो वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश स्टॉक में जाएंगे, जो बिक जाएगा वही तो फिनिश स्टॉक से निकल के बिक गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया। दिमाग लगाओ ना, अब पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां चली जाती है, किसमें जाती है, सेल्स कंट्रोल। फाइनेंशियल में नो एंट्री, कॉस्टिंग में सेल्स कंट्रोल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल, और इंटीग्रेटेड में सेम, क्लियर। अब अगर उधार माल बेचा है फाइनेंशियल में, उधार बेचा है तो डेटर्स भूल गए टू सेल्स, उधार बेचा है डेटर्स बढ़ जाएंगे और सेल्स हमारी इनकम में क्रेडिट हो जाएगी। कॉस्टिंग के अंदर GLA डेबिट टू सेल्स कंट्रोल, कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं, और इंटीग्रेटेड में डेटर्स टू सेल्स कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट कैश सेल्स, अब यही एंट्री हो जाएगी, डेटर्स की जगह कैश आ जाएगा, यहां कैश आ जाएगा,
इसकी तो यही सेम रहेगी और यहाँ पर कैश चलेगा, इसी में बता दिया। कैश सेल्स में डेटर्स की जगह कैश आ जाएगा, बाकी सब में सेम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स कंट्रोल से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग। फाइनेंशियल में नो एंट्री, मतलब ट्रेडिंग P&L बनता है ना। कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट हुआ है तो टू CP&L में क्रेडिट होगा, कहां से जाएगा? सेल्स कंट्रोल। प्रॉफिट ना क्रेडिट होता है, ऐसे याद। और इंटीग्रेटेड में क्या होगा? टू P&L हो जाएगा, बस जाएगा कहां से? सेल्स कंट्रोल। नाम का फर्क, कंबाइंड हो जाता है ना वो P&L। क्लियर? अगर लॉस हो जाता तो रिवर्स एंट्री। अच्छा, अब अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के कितने हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं? दो। कौन से? कॉस्ट अकाउंट में, वेरी गुड। दो हैं, एक कॉस्टिंग P&L में ले जाओ और दो कैरी फॉरवर्ड। किसके थ्रू? सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? फाइनेंशियल में कितने तरीके हैं? सिर्फ एक, P&L में जाएगा, भूल गए ना? सिर्फ एक, इसमें कैरी फॉरवर्ड का चक्कर नहीं है। नहीं, एक मिनट, फाइनेंशियल से नहीं, फाइनेंशियल में तो नन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड में। ये फाइनेंशियल पूछा मैंने, इंटीग्रेटेड का बता। फाइनेंशियल में तो होगा ही नहीं ना ये सब, फाइनेंशियल में तो ये सब होगा ही नहीं ना, मैं इंटीग्रेटेड का बोलता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल में नन और इंटीग्रेटेड में मैंने बता दिया, राइट? अच्छा, अंडर एब्जॉर्ब कैरी फॉरवर्ड करना हो तो क्या एंट्री होगी? फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फाइनेंशियल में तो होगी नहीं, कॉस्टिंग और इंटीग्रेटेड में सेम। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड नॉट कैरिड फॉरवर्ड, सॉरी एक मिनट थोड़ा क्लियर कर दूं। कैरी फॉरवर्ड की तो केवल किस में होगी? कॉस्टिंग में। इंटीग्रेटेड में तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो क्या एंट्री? अंडर है, CP&L किस में हो जाएगी? कॉस्टिंग वाले में। और अगर इंटीग्रेटेड बना रहे हो तो P&L। नीचे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है। क्लियर? ओवर एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का कैरी फॉरवर्ड करना है। ओवर एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सस्पेंस। इसमें एक बात और बता दूं, कई बार लोग एंट्री नहीं करते। इस एंट्री करने से क्या हो रहा है? वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सस्पेंस में चला गया ना, कई लोग उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल में ही पढ़ रहे हैं। एक ही बात है, क्योंकि अगले साल हमें रिवर्स एंट्री करके वापस लाना होगा। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं होता, कई लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, कई वेजेस में बैलेंस लिख के चला देते हैं, तो वो भी चलता है। तो क्वेश्चंस करेंगे ना बड़े। अभी आप बेटरनेस के लिए यही समझ लीजिए, बेटरमेंट के लिए हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सस्पेंस। अंडर एब्जॉर्प्शन जो सस्पेंस में नहीं ले जाना, बस तो यही एंट्री हो जाएगी। सस्पेंस की जगह क्या हो जाएगा? CP&L अगर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, P&L अगर इंटीग्रेटेड। नहीं, इसके लिए बता रहा हूँ ना एंट्री, इसके लिए पीछे में बता दी ना, फिर से यहाँ फिर से लिख देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल तो CP&L कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए और P&L इंटीग्रेटेड। फाइनेंशियल में तो ये सब होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैरी फॉरवर्ड करना, ओवर एब्जॉर्ब। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सस्पेंस, ओवरहेड सस्पेंस। और अगर नहीं कैरी फॉरवर्ड करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, CP&L या P&L। CP&L का भी यूज करोगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर, P&L का भी यूज करोगे इंटीग्रेटेड।
दोनों में बस यही फर्क। चार्ट आ गया आपका, वही जाना बचाना। ओवरहेड्स कितने प्रकार के होते हैं, सब चीजें पहले भी बताया हुआ है, तो खून में मिल गया होगा बिल्कुल। रिवाइज करानी कोई एंट्री, चेक कर लो। श्योर। इसमें एक और कर लो, इसमें एक ये लिखवाई था थोड़ा सा, इसमें ना थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और सेकंड इंटीग्रेट, ठीक है ना, राइट। थोड़ा क्लैरिटी दे दूं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में नो एंट्री, क्योंकि ओवर अंडर उसमें आता ही नहीं, और इंटीग्रेटेड में एक ही ऑप्शन है, कहाँ, पी ए, समझ गए ना। और अगर यही चीज कॉस्टिंग में आ जाए, यहां बताया था उसके दो ऑप्शन, एक पी एंड एल और दो कैरी फॉरवर्ड, वो एक ही बात। सीपीएल पी एंड एल मोटा मोटा था उसका पी एंड एल, ठीक है ना, सीपी एंड एल कैरी फॉरवर्ड। मजा आ गया, कैसा लगा, पूरा पक्का रट गया होगा। अगर आपसे एंट्री ठीक से नहीं होती है ना, तो जब आप वीडियो में इसको देखोगे तो एक काम कर सकते हो आप, पहले आप पुराना वाला वीडियो देख के सारी एंट्रीज याद कर लें जैसे मैंने बताया, उसके बाद फिर से इसको, तो उससे आपका रिवीजन हो गया। ये बहुत बढ़िया स्लाइड से रिवाइज कर, ठीक है कि नहीं। तो एक बार पूरा देख लें इसको, थ्योरी को, फिर इसको रिवाइज कर, पक्का हो जाएगा।